हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एक क्लास प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो आने वाला एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी या एनवीएस टीजीटी पीजीटी या राजस्थान टीजीटी पीजीटी और जूनियर का राजस्थान, इन सभी एग्ज़ामों के लिए और जो बच्चे ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से कर रहे हैं या एमए हिंदी साहित्य से कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए, भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो ध्यान में रख के हम बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आने वाले प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन हिंदी साहित्य होगा, जिसमें हिंदी ग्रामर होगा और कुछ पार्ट संस्कृत का भी होगा, जो सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। तो हम आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो निबंध को गद्य की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह काव्य पंक्ति घनानंद के द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो अब तक 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। पहला भाग 1939 में आया था और दूसरा भाग 45 में, तीसरा भाग 83 में और चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? तो 1937 में से शुरू हुआ था हिंदी का पहला नाटक। ये राधा कृष्ण था और जो रेडियो पे ये सुनाया जाता था। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? मिलान करना है आपको। तो देखिए, सहचर है समय यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सिर्फ सी वाला सही है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का है, बाकी सब गलत है। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? तो शरद चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कृति है। और यह क्या कहते हैं, चलिए, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ऑप्शन डी है, मिर्ज़ापुर से होता था आनंद कादम्बनी का प्रकाशन। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी सही है, जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। और आगे, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो ऑप्शन ए सही है, ब्रज भाषा में। किस में? ब्रज भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, इंदुमती। इंदुमती। निम्नलिखित उपन्यास का कालक्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित करना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहाँ से होता था? मतलब दैनिक पत्र हिंदुस्तान कहाँ से प्रकाशित होता था मालवीय जी के नेतृत्व में? तो इसका प्रकाशन होता था प्रतापगढ़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा है?
तो यहाँ पे कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, आजकल कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से। और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होता था। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होता था। और अज्ञेय का जो ये है दिनमान, इसका संपादन कार्य अज्ञेय जी ने किया था, अज्ञेय जी ने। और आगे चलते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है ये बताना है। तो राम कुमार वर्मा जी का कृति है ये उत्तरायण। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 17 सर्ग हैं। हरिऔध के प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। आगे यहाँ पे निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किसकी रचना सर्वाधिक प्रभाव है? मतलब निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसमें कृतिवास रामायण का सबसे अधिक प्रभाव है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? सुमन राजे का। किसका है? सुमन राजे। और माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा, तो यह विद्यापति का है। किसका? विद्यापति का। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके विषय में ये कहते हैं? तो ये सेनापति जी के विषय में कहते हैं। किसके? सेनापति के। और आगे धूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्त किस आचार्य की है? यह पंक्ति जो है किस आचार्य की है? तो यह देव की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो चौखट कमलेश्वर का नहीं है, काली आंधी कमलेश्वर का है, डाक बंगला है, और कितने पाकिस्तानी हैं। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राजा निर्वंशिया से वे बड़े कथानक बन गए थे। ठीक, आगे चलते हैं। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो यह कथन राजेंद्र यादव का है। ऑप्शन बी सही है। तुलसी गंग दो भय सुकवि के सरदार, उक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है। कौन? भिखारीदास जी हैं। कौन? भिखारीदास। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन, ऊपर चलते हैं, नीचे चलते हैं। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो किशोरी दास वाजपेयी। शब्दानुशासन के कौन है? किशोरी दास वाजपेयी हैं। और पुरानी हिंदी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास बताना है। सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो मुंशी दया नारायण, मुंशी दया नारायण थे। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, ये आलम जी हैं। स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। स्वयंभू की कृति है पौंचर्यू, ऑप्शन नंबर डी सही है। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है?
सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देसिल अवना सब जन मिठा ते तैसन जमपाव वहट्टा, यह है विद्यापति जी का। किसका? विद्यापति जी का है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा शालिभद्र सूरी क्या हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? बाकी सबका है, एक लोग का नहीं है, उनको बताना है कौन है। तो गोपी चंद सिद्ध साहित्य से नहीं है। सरहपा, सबरपा और कुक्कुरिपा ये सब हैं, ये नाथ संप्रदाय से हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। और उसके बाद पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो अर्ध मगधी से विकास हुआ था पूर्वी हिंदी की बोलियों का। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली बोली जाती है वहाँ पे। झांसी, जालौन पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र के तरफ। विभाषा एक प्रांत या, यहाँ पे खाली जगह इसको भरना है, क्या है? विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है, ऑप्शन बी सही है। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसे होनी चाहिए? तो अभिधात्मक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। बोली का वह क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो उपभाषा बन जाती है वो उपभाषा। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर में क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है, गोरखपुर गाजीपुर के करीब में। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा से है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? बिहारी हिंदी का बोली का क्या नाम है? मगही, मगही है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने की थी अष्टछाप की स्थापना, विट्ठलनाथ ने। और सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। और अपनी बीमारी को दूर करने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन ऋतमुक्त कवि नहीं है? ऋतमुक्त कवि बताना है। ऋत सिद्ध, ऋतमुक्त ये कवि होते हैं। ऋतबद्ध, ये तीन प्रकार के ऋतकाल में कवि हैं। तो बताना इसमें ऋतमुक्त कवि कौन नहीं है? तो पद्माकर जी ऋतमुक्त कवि नहीं हैं। अभी आपको बता दें, ऋतबद्ध कवि में केशवदास और कृपाराम देव, कुलपति, मतीराम, पद्माकर, भिखारी दास जी आते हैं। और ऋत सिद्ध में बिहारी लाल जी आते हैं। बिहारी लाल किसमें? ऋत सिद्ध में सेनापति जी भी आते हैं और रसनिधि भी आते हैं। ऋत मुक्त में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव ये सब आते हैं। ठीक है। और हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो यहाँ पे पद्माकर किस में आएंगे? ऋतबद्ध में आएंगे, ऋत मुक्त में नहीं आएंगे। और यहाँ पे निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ये बताना है आपको, दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन सा है? अच्छा, दीर्घ स्वर ऑप्शन ए ये भी है, दीर्घ स्वर ई भी है, आ भी है, ई भी है, बड़ा ऊ भी है। ये छोटा ऊ जो है ये दीर्घ स्वर न होकर लघु स्वर है।
हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है? 2 होते हैं हिंदी में वचन, एक वचन और बहुवचन। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इसे इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और उसके पंडित सयल सत बखाई देहही बुद्ध बसंत न जाड़ई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है ये बताना है। सरहपा जी हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तद्भव, देशज, विदेशी और तत्सम। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन अशुद्ध है। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि सही लग रहा है। निरापराध, निरापराध नहीं होना चाहिए, ये निरपराध होना चाहिए। ये जो र पे आ का मात्रा लगा हुआ है ना, ये नहीं होगा, ये होगा निरपराध, निरपराध। ठीक, भास्कर सही है, उज्ज्वल भी सही है, बी वाला गलत। और उसके बाद बताना है आपको मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? तो वर्ण रत्नाकर है, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा बताना है आपको, कौन सा शब्द संज्ञा है? आकाश, जिसका नाम देखो किसी का नाम रखा गया हो वही संज्ञा हो गया। आकाश किसी का नाम है, आप, चलना, लंबा, ये सब नाम नहीं है। लंबा क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो गया, चलना क्रिया हो गया, आप सर्वनाम हो गया। यहाँ पे समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? विग्रह, समास विग्रह, विग्रह कहते हैं। समास मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब तोड़ना। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है ये बताना है। तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जिसमें क्या लग जाए? उपसर्ग लग जाए। उपसर्ग है, उपसर्ग जिसमें प्रति उपसर्ग जहाँ पे लग जाए वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य की मिठास, साहित्य का किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, स्वाद होना चाहिए, किसी फल का स्वाद रस होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द क्या है? तो इसमें गुण है, धर्म शब्द गुण, ऑप्शन बी सही है। और आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संधि का गुण है? संधि का गुण इसमें बताना है कौन है। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक बन जाती है, नहीं, एकदम बिल्कुल सही नहीं है। संधि में समास होता है, नहीं, यहाँ पे अक्षरों का मेल होता है और इसमें शब्दों का मेल होता है समास में। संधि का अर्थ अलगाव है, संधि का अर्थ जोड़ना होता है, ये भी गलत है। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। संधि 2 पदों का योग होता है, नहीं, 2 वर्णों का योग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ई, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उसको क्या कहते हैं? उसको तो तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। संस्कृत को जैसे के तैसे यूज कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम। लेकिन यहाँ पे विकसित हुआ है तो क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। विकसित हुआ है, उत्पन्न हुआ है या बदल गया है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्यों का अध्ययन किया जाता है इसमें, और क्या। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है कौन? घोड़ा है, घोटक है। तरंग, तरंग नहीं होना चाहिए, तरंग लहर का पर्यायवाची होगा भाई, लहर का पर्यायवाची होगा तरंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छंद के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते होंगे छंद के 2 भेद होते हैं, बहुत जानते होंगे 3 भेद होते हैं, क्योंकि एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, और एक जानते हैं और क्या? मुक्त छंद। तो एक छंद और जान लीजिए, वर्णिक वृत्त छंद। 4 प्रकार के हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही है। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन बी सही है।
सेना का। अनिक सेना का पर्यायवाची है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभी ऊपर ही बताए हुए हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें बताना है कौन सी शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध होगा। तो वागर्थ, वागार्थ, वाकार्थ, वार्गथ, ये वाला सही है, वागर्थ सही है। ऑप्शन ए। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। सौंदर्य की जब बात आ गई तो कौन सा हो जाएगा? अलंकार। अलंकार। अभी ऊपर ये भी आया है। अध का विलोम क्या होगा? अध का विलोम बताना है आपको, क्या होगा? अध का विलोम पूर्ण होगा। अध मतलब आधा, इसका आधा का मतलब समाप्त होता है या ख़त्म होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण। नहीं, अध का विलोम आधा हुआ, आधा का पूरा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द बताना है। इसमें सर्वनाम शब्द बताना है, तो वह सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। किस कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता किसको माना जाता है? तो ये पिंगल मुनि को माना जाता है। किसे? पिंगल मुनि को। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी सही है, अविकारी शब्द, लेकिन इसमें है नहीं, अव्यय कहलाते हैं वे। ऑप्शन सी सही। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द में प्रति होगा, और क्या? ऑप्शन बी सही है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। तद्भव शब्द बने होते हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ऑप्शन सी सही है। और उसके बाद आगे चलते हैं। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तब बैठ में देखिए क्या लगा हुआ है? क लगा हुआ है, तो हो गया क उपसर्ग। ऑप्शन डी। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम का प्रयोग हुआ है, सम और धन योग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? कुछ अपवाद को छोड़कर ये जो वर्णमाला के अक्षर हैं ये किस लिंग में होते हैं, इसको बताना है आपको। ये होते हैं पुल्लिंग होते हैं सभी। क्या होते हैं? पुल्लिंग। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द बताना है आपको। क्या चीज़? विशेषण शब्द बताना है। जाना नहीं क्रिया है, देवता नहीं संधि हो गया, कौन और ये सर्वनाम हो गया। सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। निम्नलिखित में से काल कहलाता है। काल क्या चीज़? क्रिया के घटित होने का समय, समय ही होता है भाई, काल कहलाता है। और अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? गोद मतलब अंक, संख्या अंक, चिन्ह अंक होता है, अंग नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो गया। वाच्य किसके अनुसार बनता है? बताना है। वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो उपरोक्त सभी के अनुसार, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार, तीनों के द्वारा बनता है। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो वे क्या कहलाते हैं? तो वे समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोक की उक्ति। ऑप्शन ए सही है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं?
इनके अनुसार बताना है। किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार तो हिंदी में 6 कारक होते हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो मेघ होता है, मेघ। और नीचे एक दिया हुआ है काव्य पंक्ति, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव वहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो ये देखना 96 से 100 तक प्रश्नों का उत्तर देना है हमको, 96 से 100 तक। तो यहाँ कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। आगे चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और उसे कब निष्प्राण कहा है? तो सच्चा प्रेमी वही होता है जो यहाँ पे सी वाला सही है। सच्चा प्रेमी वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेम में प्राण नहीं होता वह निष्प्राण होता है। ऑप्शन सी सही है। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? तो मृत्यु को विश्राम स्थल, मृत्यु के बाद जीवन पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है। और 99 नंबर प्रश्न है, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है? तो मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। ऑप्शन ए सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? तो सरिता से की है। यहाँ पर कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता से की है। यह 100 क्वेश्चन था। और आज के बाद माँ सरस्वती का दया रहेगा तो आज के बाद प्रत्येक दिन एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो हम लाते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम आते आते आप काफ़ी क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए और आसानी से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को टच कर पाएँ। अभी तो विश्लेषण इसका नहीं कर पाए हैं, सिर्फ आंसर देखा गया है। धीरे धीरे हम इसका विश्लेषण भी देखेंगे, बारीकियों पर भी ध्यान देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।